Hello everyone, good evening to all of you. Myself Santosh Chaube. Let's begin today current affairs class. चलिए हम लोग आज के करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वैदिक मंत्रोच्चारण करेंगे और फिर हम लोग मुद्दों पे आएंगे। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनो अवधितमस्तु मा विदुष्वावहे। ओम शांति शांति शांति। पीस शुड प्रिवेल ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में शांति स्थापित होनी चाहिए। तो आज की जो हम लोग की क्लास है, इस क्लास को मैं एक कोटेशन से शुरू करना चाहता हूँ। इट वाज द कोटेशन quoted by the greatest revolutionary of the world, who is also called as महात्मा गांधी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिन्हें हम लोग अमेरिका का महात्मा गांधी भी कहते हैं। एंड आई थिंक यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। आप उस व्यक्ति के बारे में जान गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि इनजस्टिस इन एनीवेयर is threat to justice of everywhere, and injustice to any single person is threat to the justice for every person of the world। उन्होंने कहा था कि अगर विश्व में कहीं भी अन्याय होता है तो संपूर्ण विश्व के न्याय के लिए खतरा है, और यदि विश्व में किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो संपूर्ण विश्व में न्याय चाहने वाले व्यक्तियों के लिए खतरा है। My dear friends, these days, disqualification of Rahul Gandhi by the CJM Court of Surat is the most hot debate in the media and the general people of India। भारत के जो मीडिया और समान लोग हैं उनके बीच में आज सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है वह है राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन या उनके योग्यता के बारे में। तो मैंने आज की परीक्षा, आज के जो क्लास है, सबसे पहले मैंने उसी से संबंधित आपके लिए प्रश्न बना दिया है। मैं एक बार आपको बता दूं कि देखिए 23 मार्च 2023 को सूरत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने राहुल गांधी के द्वारा 2019 में कर्नाटक में मोदी समुदाय के खिलाफ, जो मोदी जाति है, उस मोदी जाति के खिलाफ एक गलत बयानबाजी करने के कारण से उनको 2 वर्षों के कैद की सजा सुना दी गई। और यह जो उनको कैद की सजा सुनाई गई यह इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धारा 499 और 500 के आधार पर सुनाई गई है। तो जैसे ही यह उनको सजा सुनाई गई वैसे ही उनको अगले दिन ही डिस्क्वालिफिकेशन का लेटर थमा दिया गया। अब यहाँ पर देखो, बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि ऐसी बयानबाजी तो बहुत लोग करते रहते हैं, फिर उनके साथ में, फिर राहुल गांधी के साथ में इतना कठोरतम सलूक क्यों किया जा रहा है? क्या वर्तमान भारत की सरकार के द्वारा क्या उनको दबाने की कोशिश की जा रही है? क्या सरकार यह लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश कर रही है? इज गवर्नमेंट इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द डिक्टेटरशिप? क्या सरकार जो है तानाशाही की तरफ बढ़ रही है? तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें बताना चाहूँगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिटिसिज्म टू एनी कम्युनिटी इज नॉट एनी एक्ट टू बी कंडोन। किसी भी समुदाय को जब आप उसकी निंदा करते हो तो निश्चित रूप से आपका अपराध क्षम्य नहीं होता। और खास करके एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के सबसे प्राचीन राजनीतिक पार्टी का सबसे बड़ा व्यक्ति हो, यदि ऐसे जिम्मेवार व्यक्तियों के द्वारा इस प्रकार की बयानबाजी अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जाता है तो निश्चित रूप से यह दंडनीय अपराध है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल पैदा हो जाता है कि उनको जो दंड दिया गया तो सरकार की इसमें क्या संलिप्तता है, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है, इसके
क्या इसके जो है संवैधानिक पहलू हैं, क्या इसका जो है वो विधिक पहलू है, हम लोग इस पर बात करेंगे। देखो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि वर्ष 2013 में 2013 में जब थॉमस लीरी बनाम संघ का वाद आया तो उसमें सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इफ ए पर्सन इज प्रूव्ड guilty, if a person is convicted, then that person must be disqualified instantly from the day ऑफ दिस कन्विक्शन। जैसे ही किसी व्यक्ति को अपराध सिद्ध किया जाता है, चूंकि मैं बताना चाहूंगा कि भारत में जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है वह मैक्सिमम मामलों में कहता है कि अगर 2 वर्ष या उससे अधिक सजा आपको सुना दी गई तो ऐसी स्थिति में आप जो है अगले 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ पाओगे, जब सजा काट के आओगे तब। कहने मतलब यह है कि अगर आप 2 साल सजा हो गई तो आप अगले 8 वर्षों तक आप चुनाव लड़ने के पात्र या योग्य नहीं हो। तो मैं यहां पे आपको बता दूं कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला आया था, और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत की जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग ने भारत की सभी राज्य के प्रधान सचिवों को यह 2016 में उसने एक पत्र लिखा, और उस पत्र में उसने इतला की कि इफ ए पर्सन इज कॉन्विक्टेड then that person must be forthwith disqualified, and the message of his disqualification should be sent to the respective judicial office, respective प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। जो सांसद हैं या विधायक हैं, यदि उनको अयोग्य घोषित किया जाता है तो उनकी अयोग्यता के बारे में जो भी संबंधित पीठासीन अधिकारी, मतलब राज्यसभा का है तो राज्यसभा के सभापति को, लोकसभा है तो लोकसभा के अध्यक्ष को, और यदि विधानसभाओं के लोग हैं तो विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे उनको इस बात की तुरंत सूचना दी जानी चाहिए कि अमुक व्यक्ति को अपराध सिद्ध होने के कारण से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो देखो मेरा यहाँ पर कहना यह है कि यदि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करने के बाद यदि उन्हें राहुल गांधी की जैसे ही अपराध सिद्धि की बात हुई, सूरत के सीजीएम ने यह कह दिया कि वो दोषी हैं और माना उन्होंने कंटेम्प्ट किया है और उसके लिए उनको जो मैक्सिमम सजा हो सकती सजा दी गई। तो यहाँ पे बताना मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो सरकार को करना चाहिए था नियम के हिसाब से, गवर्नमेंट ने वही किया है। लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं यहां पर एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को वही करना है जो नियम कानून है, लेकिन सवाल यह है कि यदि किसी भी कानून में मैक्सिमम सजा के प्रावधान है 2 साल या जुर्माना या फिर दोनों, कंटेम्प्ट के लिए, तो अगर किसी व्यक्ति को मैक्सिमम सजा दी जाती है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ी सी न्यायपालिका को यहाँ पे नरमी बरतनी चाहिए थी। कारण यह है कि जितनी मैक्सिमम सजा हो सकती है उतनी मैक्सिमम सजा अगर किसी को आप दे सकते हो तो यहाँ पर लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा तंत्र है, न्याय प्रणाली का तंत्र है, उस न्याय प्रणाली के तंत्र पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठ खड़ा होता है। लेकिन फिर वही सवाल पैदा हो जाता है कि हम जिस हम देश में रहते हैं, जिस विश्व में रहते हैं, यहाँ पर किसी न किसी पर आपको भरोसा तो करना ही पड़ेगा। इफ यू हैव क्रिएटेड अ सिस्टम देन यू हैव टू ट्रस्ट द सिस्टम। यदि आपने व्यवस्था बनाई है तो आपको व्यवस्था पर भरोसा करना पड़ेगा, अदरवाइज देयर शैल बी एनार्की एवरीवेयर। नहीं तो पूरे क्षेत्र में पूरे चारों तरफ जो है यह अराजकता की स्थिति हो जाएगी। और निश्चित रूप से यदि किसी एक व्यक्ति को दंडित किया जाता है और उसके कारण से यदि हम अपने न्याय प्रणाली पर प्रश्न खड़ा करने लग जाते हैं, तो मैं कहता हूं कि यह किसी भी परिपक्व लोकतंत्र, किसी भी जो मैच्योर आपका डेमोक्रेसी है उसके लिए सही नहीं है। और मान लो अगर किसी एक न्यायपालिका से कोई चूक हो गई तो मैं कहता हूं कि अभी भारत में अभी आपके आगे सूरत में पहले सीजीएम के कोर्ट के बाद वहां पे सेशन जज का कोर्ट आएगा, इसके बाद जो है इसके बाद फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। और निश्चित रूप से यदि राहुल गांधी यहाँ पे सही होंगे तो भारत की न्यायपालिका पर उनको भरोसा रखना चाहिए, उन्हें उतना ही दंड मिलेगा जितने दंड के वो भागी हैं। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर।
आपकी परीक्षा के लिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सर्वप्रथम भारत के किस सांसद को अपराध सिद्धि के तुरंत बाद अयोग्य घोषित किया गया था। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लो। हु ऑफ द फॉलोइंग एमपी इन इंडिया एट फर्स्ट डिस्क्वालिफाइड इमीडिएटली आफ्टर कन्विक्शन। निम्नलिखित में से यहाँ पर प्रश्न से पूछा जा रहा है कि दिए गए जो विकल्प आपके हैं इन्हें बताना है कि वह कौन ऐसा भारत का सांसद है जिसको इमीडिएटली तुरंत डिस्क्वालीफाई किया गया जब जैसे ही उनको अपराध सिद्ध घोषित किया गया। चार विकल्प। पहला है मोहम्मद फैसल, बी है आजम खान, सी है रशीद मसूद और डी है आपका मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम। ये चार विकल्प आपके पास हैं और आपको इन चार विकल्पों में से एक सही विकल्प का चुनाव करना है और आप इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तब तक मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। देखिए 2013 में जब थॉमस लिली बनाम संघ का वाद आया तो उसके बाद भारत में सहारनपुर के आपके एक सांसद को तुरंत जो है जैसे ही उनको अपराध सिद्ध किया गया वो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे। सहारनपुर के एक आपके सांसद जिन्होंने 9 बार भारत के लोकसभा राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, 9 बार सांसद रह चुके हैं, साथ ही साथ वे उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट भी थे और तीसरे नंबर पर ही आए थे। उस व्यक्ति को अपराध सिद्ध घोषित किया गया और उनके अपराध यह था कि he was found guilty in involvement in the MBBS स्कैंडल। जो MBBS का स्कैंडल हुआ था उसमें यह था कि जो कैंडिडेट अनडिजर्विंग थे, जो योग्य नहीं थे, ऐसे लोगों से भी पैसा ले करके किसी न किसी प्रकार से उसको के प्रकार वह उनको मेडिकल में दाखिला कराते थे और इस कारण से उन्हें सजा सुना दी गई। और जब सजा सुनाई गई, जैसे ही उनको सजा सुनाई गई, सजा के सुनाते चूंकि सजा 2 साल से ऊपर की थी, उनको तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब मैं इतना बता चुका हूं, अब आप बता दो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आपको मोहम्मद असलम के बारे में। मोहम्मद असलम के बारे में तो आपका यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर हो गया वो आंसर हो गया आपका डी। ये आंसर हो गया डी। मोहम्मद असलम कहां से? तो ये आपके सहारनपुर से जो है ये सांसद थे उस समय। और यह मामला जो है यह मामला 2013 में आपका आया 2013 में। और जैसे मामला आया कि उनको यह न्यायालय ने कहा, सीबीआई कोर्ट ने एक इंक्वायरी की थी और इंक्वायरी करने के बाद यह सीबीआई ने पाया कि नहीं ये व्यक्ति जो है उसमें इन्वॉल्व है। और जैसे ही इनको इन्वॉल्वमेंट पाया गया उनको अपराध सिद्ध किया गया और अपराध सिद्ध करने के बाद तुरंत इमीडिएटली जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो यहाँ पर कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी जी के साथ ऐसा हुआ है, इसके पहले भी भारत के सांसदों के साथ ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो निम्नलिखित में सर्वप्रथम भारत के किस सांसद को अपराध सिद्धि के तुरंत बाद अयोग्य घोषित किया गया? तो उत्तर जाएगा मोहम्मद असलम। सहारनपुर, वर्ष हो गया 2013। आपको बताना चाहूंगा कि मोहम्मद असलम साहब अब इस धराधाम पे नहीं है। कोविड जो 19 आया था उसके कारण से 2020 में इनका देहावसान हो गया। चलिए हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसी अपराध सिद्धि के मामलों में सांसदों को अयोग्य घोषित करने के मामले में निर्णय अंतिम होता है। फिर से देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय जो संविधान है उस भारतीय संविधान के अनुसार यदि डिस्क्वालिफिकेशन की बात आती है, अगर कोई व्यक्ति अपराध सिद्ध हो जाता है और यदि उसके डिस्क्वालिफिकेशन की बात आती है तो वह व्यक्ति जो डिस्क्वालीफाई होगा, जो अयोग्य घोषित होगा, उस पर अंतिम निर्णय किस व्यक्ति का होगा। ये आपके पास प्रश्न है कि हु इज द अल्टीमेट अथॉरिटी टू टेक डिसीजन इन मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज आफ्टर कन्विक्शन। ए है सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, बी है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट पर्टिकुलर चैम्बर, सदन के पीठासीन अधिकारी, डी हो गया एनी जुडिशियल, जो भी न्यायपालिका वहां पर सजा सुनाती है वो ले सकती है, और डी है यहाँ पे राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको इसमें से अपने विकल्प को टाइप करना है, तो आप विकल्प टाइप करो कमेंट बॉक्स में, तब तक मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ।
देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 जो 102 है, यह यहाँ पर कुछ डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। सबसे पहले जो 102(1) है वो कहता है कि अगर भारत में कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करता है, हालांकि लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया, उसके लिए अलग से कानून है और वह कानून 1958 का है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट, और उसमें कहा उसमें भारत में बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसको मान लिया गया कि लाभ के पद नहीं है उस कानून में, तो उनको छोड़ के बाकी भारत में जितने पद हैं वो लाभ के पद जो है माने जाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति भारत में लाभ के पद को धारण किया हुआ है, मतलब उससे उसको मॉनेटरी गेन हो रहा है और वह यदि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता है तो माना कि लाभ का पद, यदि कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करता है तो व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, यदि व्यक्ति पागल है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, यदि व्यक्ति जो अनिर्णित दिवालिया है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। साथ ही साथ यदि संसद के द्वारा बनाया गया कोई कानून है और उस कानून के आधार पर उसको यदि जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो वह व्यक्ति जो है डिस्क्वालीफाई अयोग्य घोषित हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत का जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है उसका सेक्शन नंबर 8 है, वह कहता है कि इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस फॉर 2 और मोर देन 2 years देन दैट पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। वह व्यक्ति जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा यदि वो 2 या 2 से अधिक वर्षों उसको सजा मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है कि इसका निर्णय लेगा कौन, इसका निर्णय लेगा कौन। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, देखो यदि दल बदल का मामला होगा और उसके कारण से यदि कोई व्यक्ति कॉन्विक्ट होता, अपराधित होता है, तो भारतीय संविधान की जो अनुसूची 10 है वह कहती है कि जो व्यक्ति यहाँ पर अपराध, जो व्यक्ति जो है डिस्क्वालीफाई होगा, इसका निर्णय लेंगे पीठासीन अधिकारी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है कि अगर 102 के आधार पर कोई व्यक्ति यहाँ पर डिस्क्वालीफाई करता है, 102(1) के आधार पर अगर कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई करता है तो उसका निर्णय कौन लेगा। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 103। अनुच्छेद 103 भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 103 है, आर्टिकल नंबर 103 है, वो कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1) में जितने भी डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई, चाहे वो लाभ का पद हो, चाहे वो पागल की बात हो, चाहे वो दिवालियेपन की बात, चाहे वो जो है दिवालियेपन की बात हो, या फिर व्यक्ति को संसद द्वारा बनाए गए कानून के कारण से अगर डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो, तो इसका जो निर्णय है यह निर्णय भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाएगा और उनका निर्णय अंतिम होगा। लेकिन बताना मैं चाहूंगा इसमें एक बात को भी जोड़ा गया कि भारत के राष्ट्रपति ऐसा करने के पहले चुनाव आयोग से सलाह लेंगे, चुनाव आयोग से सलाह लेंगे। मेरा कहने मतलब यह है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय लिया गया, दिस इज नॉट चैलेंजेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। जो डिस्क्वालिफिकेशन है इसको भारत के किसी न्यायालय में जो है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। बस चुनौती इस बात की दी जा सकती है कि राहुल गांधी अपना अपील कर सकते हैं कि भाई हम उतना दोष से हमने इस तरह की बयानबाजी जो मैंने किया उस पीछे मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, ऐसा इंटेंशन मेरा नहीं था, तब तो यहाँ पर चलो एक अलग मामला होगा। लेकिन जो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में जो निर्णय है, यहाँ पर निर्णय भारत के राष्ट्रपति का होता है और अंतिम होता है। हालांकि वह चुनाव आयोग से इस मामले में सलाह लेते हैं और चुनाव आयोग का जो सलाह है वो एक प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि जब यहाँ पर सलाह की बात ले दी गई तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति को चुनाव आयोग की सलाह जो है यहाँ पर मानना ही होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लिया आप लोगों ने कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में किस अपराध सिद्धि के मामले में सांसदों को अयोग्य घोषित करने के मामले में अंतिम निर्णय होता है। तो यहाँ पर आंसर जाएगा आपका डी। और किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो आपका आर्टिकल नंबर हो जाएगा 103। मैं बता दूं कि अगर दल बदल का कानून के इसके कारण से अगर कोई भी व्यक्ति डिफेक्शन कारण से अगर कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित होता है तो उसका निर्णय लेते हैं पीठासीन अधिकारी। लेकिन लाभ का पद हो या संसद द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अपराधित हो जाता है और उसके कारण उसका डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो इसका निर्णय लेने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास, मतलब भारत के केंद्र की सरकार के पास है। चलिए हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, देखो हम लोग जिस दुनिया में सांसें ले रहे हैं यह दुनिया जो है लोकतंत्र की दुनिया है और इस दुनिया में हम बहुत खुश हैं। हालांकि अरस्तु ने कहा था डेमोक्रेसी इज द मोबोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द इडियट्स। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जो है मूर्खों का शासन है, लोकतंत्र जो है वह जो है भीड़ तंत्र है। लेकिन आज दुनिया की लगभग आधी आबादी इसी लोकतंत्र पर अपना भरोसा जताती है और वह उन्मुक्त
मैं कहूँगा कि वातावरण में सांसें ले रही है। सो वी हैव टू सस्टेन दिस डेमोक्रेसी, वी हैव टू सेव दिस डेमोक्रेसी, वी हैव टू फाइट फॉर द डेमोक्रेसी। हमें इस लोकतंत्र पे लड़ाई करनी है। अब आइए हम लोग बात करते हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के बारे में, जिसका नाम है प्रेस। तो प्रेस को आज़ाद होना चाहिए, प्रेस के जो लोग जो जुड़े हुए हैं उनके पास जो है आज़ादी होनी चाहिए, और वे सही तरीके से अगर काम करें तो उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एक ऐसा ही पुनीत कार्य भारत में प्रारंभ किया गया वर्ष 2006 से, जब इंडियन एक्सप्रेस समूह के मालिक रामनाथ गोयनका जी के जो शताब्दी वर्ष थे, उनके जन्म शताब्दी था 2004 में। तो उसके बाद 2005 से एक पुरस्कार यहाँ पर दिया जाने लगा, जिस पुरस्कार का नाम है रामनाथ गोयनका पुरस्कार। यह दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो रामनाथ गोयनका अवार्ड है यह दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता के लिए। और आपके पास अब यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019-20 के लिए सर्वोच्च प्रिंट के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड रामनाथ गोयनका अवार्ड ऑफ 2019-20 फॉर बेस्ट प्रिंट? ए आशुतोष मिश्रा, बी रंजीत कपूर, सी भानु भास्कर और डी अवध किशोर। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के जो संस्थापक हैं आपको रामनाथ गोयनका जी, जिन्होंने 1932 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की उन्होंने स्थापना की थी। इस ग्रुप के द्वारा बहुत सारे पत्र जो है वो निकाले जाते हैं, अभी हम लोग आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। तो उनका जो है 2004 में उनके जन्म का 100वां साल था, और उनके जन्म के 100वें साल के बाद जो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप है उसने 2005 में यह कहा कि हम जो है एक पुरस्कार देंगे, और 2006 से यह पुरस्कार जो है यह दिया जाने लगा। लेकिन क्या हुआ कि पुरस्कार हर साल दिया जाता था श्रेष्ठ पत्रकारिता के लिए, लेकिन 2019-20 में भारत और नहीं पूरी दुनिया जो है वह एक संक्रमण के चपेट में आ गई, जिसको हम लोग कोविड-19 के नाम से जानते हैं। इस कोविड-19 कारण से 1919 और 1920 का जो पुरस्कार है वह वहाँ दिया नहीं जा सका था। तो यह 2019-2020 का जो पुरस्कार जो है ये अभी इस साल इसको घोषित किया गया, और यह जो पुरस्कार मिला है यह 43 व्यक्तियों को 43 व्यक्तियों को दिया गया। तो रामनाथ गोयनका अवार्ड जो है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसके बारे में पहली बात तो याद रखो कि यह जो रामनाथ गोयनका अवार्ड है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार, तो यह रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ पत्रकारिता के लिए। बेस्ट जो लोग जर्नलिज्म करते हैं उनके अलग अलग हैं, चाहे वो डिजिटल मीडिया वाले भी हैं, आपको डिजिटल में हो गया, आपका प्रिंट मीडिया हो गया, इसी प्रकार से ब्रॉडकास्टिंग मीडिया हो गई, जितने भी पत्रकार हैं अलग अलग क्षेत्र में, उन सबको यहाँ पर इसके लिए पुरस्कृत किया जाता है। तो यहाँ पर इस साल 2019-20 के लिए 43 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। लेकिन प्रिंट के लिए जो पुरस्कार है वह दिया गया है आज तक के एक व्यक्ति को, आज तक के जो है एक रिपोर्टर को, जिनका नाम है आशुतोष मिश्रा। आप लोग मैं बता दूं कि कोविड के दौरान गंगा में बहुत सारी लाशें जो है तैरती हुई पाई गई थी। उसका जो है सबसे अच्छे तरीके से कवरेज यही आज तक ग्रुप के माध्यम से किया गया। पहला कवरेज या लोगों का जो ध्यान खींचने के लिए जो खींचा आज तक ग्रुप ने, तो आशुतोष मिश्रा इसको कवर किया था। साथ ही साथ जो 2019-20 में 2020-21 में जो भारत में कोविड हुआ, उस कोविड से बहुत लोगों का पलायन हुआ। इस पलायन को भी बहुत वाइडली कवर किया था आशुतोष मिश्रा जी ने। तो उनके इस साहस भरे पत्रकारिता के लिए वर्ष 2019-20 का रामनाथ गोयनका अवार्ड जो है वो प्रिंट के लिए दिया गया है। तो और बाकी बात लोगों का जो है वो बाकी बात भी लोग हैं, आप उन सबको देख लेना। या सबसे इंपॉर्टेंट मुझे यही लगा, तो मैंने इसका प्रश्न आपको बना दिया कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019-20 के लिए सर्वोच्च प्रिंट के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार सम्मानित किया गया है? ए आशुतोष मिश्रा, बी रंजीत कपूर, सी भानु भास्कर, डी अवध किशोर। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका ए आशुतोष मिश्रा। चलिए हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में इंडियन एक्सप्रेस समूह के द्वारा किस पत्र का प्रकाशन नहीं किया जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर इज नॉट पब्लिश बाय इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप? इंडियन एक्सप्रेस जो है ये भारत में कई पत्र जो है वो का प्रकाशन करती है। आपके पास यहाँ पे 4 विकल्प है, ए जनसत्ता, बी लोकसत्ता, सी फाइनेंशियल एक्सप्रेस और डी इनमें से कोई भी नहीं। ये कौन सा पेपर जो है वो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा पब्लिश किया जाता है? जनसत्ता, लोकसत्ता, फाइनेंशियल एक्सप्रेस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहां पर नॉट का मतलब है, तो यहां पर बताना मैं चाहूंगा कि जो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप है, ये जो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप है तो इस इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा हिंदी में जनसत्ता का प्रकाशन किया जाता है, मराठी में लोकसत्ता का प्रकाशन किया जाता है। अर्थव्यवस्था को कवर अप करने के लिए यह एक अंग्रेजी का, मैं कहूंगा कि अर्थव्यवस्था के लिए यह एक अंग्रेजी का दैनिक है, अंग्रेजी दैनिक है फाइनेंशियल एक्सप्रेस, और इंडियन एक्सप्रेस तो निकालती है। तो यहाँ पर मुझे नॉट पूछा है कि इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं, कहने मतलब है कि ये सभी का प्रकाशन करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो इंडियन एक्सप्रेस है ये किसका प्रकाशन कर रही है, तो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा जनसत्ता हिंदी में, लोकसत्ता मराठी में, इंडियन एक्सप्रेस जो है यह आपको अंग्रेजी में, और फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो है यह भी इंग्लिश में, लेकिन यह चूंकि इकोनॉमिक्स के लिए तो या अर्थव्यवस्था के लिए जो है या इसका प्रकाशन जो है इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा किया था, जिसके मालिक, जिसके जो संस्थापक थे यह थे रामनाथ गोयनका जी, जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की स्थापना 1932 से उन्होंने 32 में किया था। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं साझा करूं। देखिए, निश्चित रूप से आप जानते हो कि जल ही जीवन है, और इसीलिए जो उर्दू भाषी लोग हैं वो जल को कहते हैं आब, और आब से बना हुआ आबादी, आब से बना हुआ आबाद। इफ देर इज नो वाटर देर इज नो एनी प्रोस्पेरिटी। जल के बिना कोई समृद्धि नहीं है, जल के बिना जीवन नहीं है। बट लेकिन अफसोस की बात है, कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर हम लोग रिपोर्ट की बात माने तो संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लगभग आधे ऐसे लोग हैं जिनको कम से कम 1 माह पानी की भारी किल्लत को झेलना पड़ता है। विश्व में लगभग 26% ऐसे लोग हैं जिन्हें पीने के लिए सही से जल उपलब्ध नहीं है। तो 1977 में इस जल को लेकर के एक संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सम्मेलन बुलाया था, क्योंकि एक इकोनॉमिस्ट ने यह कह दिया था कि इफ there is any danger of third world war, then the danger is not from any atom bomb, danger is not from any separatist politics, danger is not from any ambitious country, danger is only from the side of scarcity of water. दुनिया के लिए जो शांति का खतरा है वह शांति खतरा न तो शस्त्रों से है, न परमाणु जैसे शस्त्र से है, न यह किसी महत्वाकांक्षी देश से यह खतरा जो है यह होगा जल के कारण से। तो निश्चित रूप से इस जल को बचाए जाने की जरूरत है। और हम लोग 2050 अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों की बात करें तो अभी दुनिया में 8 अरब में 4 अरब लोग जो है पानी की किल्लत महसूस कर रहे हैं, और 2050 तक यही स्थिति अगर बनी रह गई, हम लोगों ने कुछ उपाय नहीं किया, तो 5 अरब ऐसे लोग होंगे जिनको पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। और भारत जैसे देश के लिए चेतावनी है कि यहाँ पर पानी की और भी भीषण समस्या पैदा होने वाली है। ग्लोबल वार्मिंग अगर हो जाता है, वैश्विक तापमान हो जाता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो जलाशय वहाँ पर समंदर का खारा पानी भर जाएगा, और आप जानते हो खारा पानी न पीने के लायक होता है न किसी को पिलाने के लायक होता है। तो यहाँ पर अभी जो 22 मार्च होता है पूरी दुनिया में 22 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन पहली बार 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहला कॉन्फ्रेंस बुलाया था, और इसके बाद ये दूसरा कॉन्फ्रेंस है जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया के लोगों को कहा आप आओ, बैठो, बात करो, क्योंकि इसके बिना अब शायद दुनिया को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर आपसे प्रश्न है, क्वेश्चन है कि अभी हाल में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन को किस देश ने प्रायोजित किया था?
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली स्पॉन्सर्ड, जिसने पैसा दिया अरेंजमेंट करने के लिए द इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस? ए तुर्कमेनिस्तान, बी नीदरलैंड, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ए और बी। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करो, कमेंट बॉक्स में टाइप करो, तब मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूं। देखिए बात सही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो आपका है न्यूयॉर्क में। तो यह सम्मेलन कहाँ बुलाया गया? तो यह सम्मेलन बुलाया गया था आपको न्यूयॉर्क में। सम्मेलन कहाँ बुलाया गया? अगर मैं पूछता यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन को कहाँ पर, किस देश में प्रायोजित किया गया, तो आपका आंसर हो जाता संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ प्रायोजित किया गया? अमेरिका। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि किस देश ने प्रायोजित किया, किस देश ने इसको स्पॉन्सर किया, किस देश ने इसमें पैसा लगाया। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा इसका जो खर्च आया उसको दो देशों ने किया। एक तो आपका तुर्कमेनिस्तान है और दूसरा है नीदरलैंड। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी। अगर पूछा जाए कि वर्ष 2023 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन हुआ, तो यह जल सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आपका आंसर होगा कि जल सम्मेलन हुआ न्यूयॉर्क में। लेकिन इसको प्रायोजित किसने किया? तो इसका जो प्रायोजित करने की जिम्मेवारी थी या प्रायोजित करने वाले जो देश हैं वो आपके दो देश हैं। एक तो आपका हो गया तुर्कमेनिस्तान, एक हो गया तुर्कमेनिस्तान और दूसरा हो गया नीदरलैंड। तो मैं समझता हूं कि आपको इसका आंसर मिल गया। इसका आंसर हो गया डी कि संपन्न अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन को प्रायोजित करने वाले देश हैं तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड। आपकी परीक्षा के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जल्दी से। चलिए एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके परीक्षा के लिए। देखो निश्चित रूप से जो व्यक्ति दलित हैं, दमित हैं, डिप्रेस्ड हैं, जिनको सदियों से दबाया गया है, कुचला गया है, जिनके साथ में अन्याय हुआ है, दे शुड बी गिवन सम प्रिविलेजेस। उनको कुछ सहूलियत मिलनी चाहिए, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कहीं भी हो। जो कमजोर है, जो लाचार है, जो चल नहीं सकता अपने पैरों से ठीक से, उसको चलाने के लिए आपको थोड़ी बहुत उसे आपको धक्का देने की जरूरत तो है, निश्चित रूप से है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे राज एक मां की तरह होता है, और इफ एनी मदर इंटेंड टू गिव प्रोटेक्शन टू एनी ऑफ हिज चाइल्ड ओनली टू प्ले ए पॉलिटिक्स, देन आई थिंक दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग इन द लाइफ ऑफ एनी ह्यूमन काइंड। यदि कोई व्यक्ति, कोई माँ जो है इस कारण से ऐसा करती है कि वह अपने बच्चों के साथ भेदभाव करने लगती है कि उसका जो बच्चा थोड़ा दबा है, कुचला है, वह शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग है या अपंग है, तो ऐसी स्थिति में माँ यदि उसको इसलिए तवज्जो दे रही है ताकि भाइयों के बीच लड़ाई हो और वो माँ जो है वो आप मजे ले, तो मैं कह सकता हूँ कि यह माँ के नाम पर जो है कलंक जैसी बात होगी। आज संपूर्ण विश्व में जहाँ पे भी आरक्षण जैसी बात है, यहाँ पर यही सब चीजें देखने को मिल रही हैं। आरक्षण, रिजर्वेशन, आई थिंक this is a very good thing. This is a very good thing. If anyone is downtrodden, if anyone is deprived community, then that community must be excelled. That community must be promoted. उस समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को प्रयास करना ही चाहिए। लेकिन अगर उसके नाम पर राजनीति हो तो मैं कहता हूं कि इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। मैं यहाँ पर आपको आरक्षण का इतिहास नहीं बताऊंगा क्योंकि हम लोग पॉलिटी में इसके बारे में पढ़ेंगे बहुत विस्तार से। यहाँ पर राजा क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुस्लिमों को राज्य की सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण से वंचित कर दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिप्राइव्ड मुस्लिम फ्रॉम रिजर्वेशन इन स्टेट लेवल सर्विसेज? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र और डी केरल। तो मैं समझता हूं कि आप लोग जो है इसको कहीं मैंने जो भी अभी आपकी पहले भूमिका बनाई, तो मैं समझता हूं कि आप लोग उसको कुछ न कुछ आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इसको कुछ न कुछ समझ गए होंगे। कहीं लिखा था कि आजकल बॉर्डर पे बड़ी हलचल है यारों, देखो कोई चुनाव तो नहीं है। आजकल बॉर्डर पे बड़ी हलचल है यारों, देखो कोई चुनाव तो नहीं है। तो जाहिर सी बात है कर्नाटक में होने वाले चुनाव और वहां की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय किया कि जो मुस्लिमों को अदर बैकवर्ड कास्ट के रूप में जो रिजर्वेशन दिया जाता 4%, वह रिजर्वेशन उनसे अब छीन लिया जाएगा।
वो रिजर्वेशन अब उनसे छीन लिया जाएगा और यह जो रिजर्वेशन है यह दे दिया जाएगा आपके वहाँ के जो कर्नाटक के दो कम्युनिटी है, उन दो कम्युनिटी को दिया जाएगा। एक तो आपका वीर शैव लिंगायत है और दूसरा है बोकाली। दो समुदाय को यहाँ पर रिजर्वेशन देने की बात हो गई। वहां की जो कर्नाटक, इसका आंसर बता दूं कि आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो जो कर्नाटक की गवर्नमेंट है उसने क्या किया, उसने वहां पर जो मुस्लिम को मिल रहा था 4% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में और शिक्षणालयों में, तो उनके आरक्षण को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। और उनका ये जो 4% रिजर्वेशन है वह दे किसको दिया गया, तो यह दिया गया आपको वीर शैव लिंगायत संप्रदाय को, और दूसरा संप्रदाय है बोकाली को। अब सुनो, अगर आपसे पूछा जाए कि अभी सरकारी नौकरी में मिलने आरक्षण को किस राज्य ने मुस्लिमों को वंचित किया, तो आंसर जाकर कर्नाटक। तो कितना आरक्षण मिला था, 4%। यह 4% आरक्षण किसको दे दिया गया, तो दो संप्रदाय को, वीर शैव लिंगायत और बोकाली को। आप बोलोगे क्या इनको नहीं मिल रहा था क्या, दे वेर गेटिंग, बट दे आर इन कंसिडरेबल नंबर इन कर्नाटका, लेकिन संख्या इनकी ज्यादा है। तो सरकार ने आने वाले चुनाव के लिए इनको खुश करने के लिए, मैं सीधे सीधे करना चाहूंगा, इनको खुश करने के लिए वीर से जो लिंगायत संप्रदाय है इसको जो रिजर्वेशन 5% मिल रहा था इसको बढ़ाकर कर दिया 7%, और बोकाली को जो रिजर्वेशन मिल रहा था पहले से 4%, इनको कर दिया गया बढ़ा करके 6%, और मुस्लिमों को कहा गया कि आपको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। फिर लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि भाई अगर तो मुस्लिम जो यहाँ पर दबे हैं, कुचले हैं, पिछड़े हैं, उनका क्या होगा, क्योंकि गरीबी या जो बलाचारी है वह हिंदू मुसलमान तो जानती नहीं। तो सरकार ने दलील दी है कि जो 10% का रिजर्वेशन जो 10% रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस कोटे में, मुस्लिम जो है वहां पर इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि वह ईडब्ल्यूएस अदर्स के लिए है, जनरल के लिए, और जनरल में सब आते हैं, तो मुस्लिम वहीं पर आरक्षण ले लें 10%। बाकी बात जो है उनको अब अलग से किसी प्रकार को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो आप याद रखो कि भारत के कर्नाटक राज्य ने वीर शैव लिंगायत और बोकाली को जो रिजर्वेशन है उनका रिजर्वेशन का कोटा बढ़ा दिया है, और मुस्लिमों को जो 4% अदर बैकवर्ड कास्ट में दिया जाता था रिजर्वेशन, वह रिजर्वेशन का समाप्त घोषित कर दिया गया। चलिए हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फिर अगला क्वेश्चन आपके आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारत के किस राज्य की विधायिका ने दलित ईसाइयों को आरक्षण के लिए उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेजा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट असेंबली हैज रिकमेंडेड द यूनियन गवर्नमेंट बाय अ रेजोल्यूशन टू इंक्लूड रिप्रेस्ड क्रिश्चियंस एज शेड्यूल्ड कास्ट, ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, के केरल राज्य। चलो मैं आपको फिर से बताऊं। क्वेश्चन यह है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने, किस राज्य की विधायिका ने यह भारत की सरकार को यह रिकमेंड किया, एक प्रस्ताव पारित करके कि आप भारत के जो दलित क्रिश्चियंस हैं उन दलित क्रिश्चियंस को आप शामिल कर लो इसमें अनुसूचित जाति के रूप में। यह राज्य कौन सा राज्य है आपको इसके बारे में बताना है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट टाइप करो, तब तक मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, भारत में जो ईसाई हैं यह भारत के तीसरे सबसे बड़े समुदाय हैं। मतलब सबसे ज़्यादा अधिक भारत में, अगर हम लोग 2011 की अगर आप लोग की बात करें तो 79% के आसपास भारत में हिंदू हैं, 14% के आसपास मुस्लिम हैं और 2% जो है क्रिश्चियंस हैं। क्रिश्चियंस आर द थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी इन इंडिया। भारत में तीसरे सबसे बड़े समुदाय हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जो क्रिश्चियंस हैं उनमें 50% क्रिश्चियन ऐसे हैं जिनके बारे में माना जाता है कि sometime they were tribes and they were tribes or they were downtrodden in the society। वे समाज के तो डिप्रेस्ड थे, दलित वर्ग के लोग थे, या वे जो है वो आदिवासी लोग थे, और उनको बहला कर फुसला करके उनको पहले कन्वर्ट कराया गया, और कन्वर्ट करने के बाद उनको दोयम दर्जे का क्रिश्चियन माना जाता है, और जिस कारण से उनके साथ होता है भेदभाव, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे राजनीति को, चाहे आर्थिक हो, चाहे फाइनेंशियल किसी क्षेत्र में हो। तो निश्चित रूप से
वे डिप्रेस्ड हैं, इसमें कहीं कोई, मुझे लगता है कहीं कोई जो है वो संदेह जैसी बात नहीं है। एंड दिस मस्ट बी इंक्लूडेड इन एनी कैटेगरी, पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, टू गेट बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड द एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। चाहे वो सरकारी नौकरी की बात हो, चाहे सरकारी या फिर जो है शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन की बात हो, उनको वहाँ पर सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो भारत में जो दलित कम्युनिटी है, अब यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो क्रिश्चियन दलित है, इसको क्रिश्चियन दलित कहा जाता है, इनकी भारत में ईसाइयों में इनकी लगभग आधी जनसंख्या है। तो अभी भारत एक राज्य है, और उस राज्य का नाम आपका है, उस राज्य का नाम है, और यहाँ पे मैं बताऊं आपको कि गलत विकल्प गलत यहाँ पे टाइप हो गया है, तो एक मिनट, यहां हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और यही इसका सही आंसर है डी, आंध्र प्रदेश की जो विधानसभा है, उस विधानसभा ने अभी एक प्रस्ताव पारित किया, कि जो वहां पर जो दलित क्रिश्चियंस हैं उनको शामिल किया जाए। तो मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, अनुसूचित जाति या जनजातियों को भारत में राष्ट्रपति के ऑर्डर के माध्यम से, क्योंकि अनुच्छेद जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 है, उसके माध्यम अनुसूचित जातियों को, और 342 में अनुसूचित जनजातियों को भारत के अनुसूचित जाति या जनजाति के रूप में पहचानने, उनको शामिल करने, उनको निकालने का अधिकार भारत के जो है वो राष्ट्रपति के पास है। हालांकि इस पर अंतिम मुहर जो संसद द्वारा लगाया जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो वहाँ की विधानसभा है, उसने प्रस्ताव पारित करके भारत के केंद्र की सरकार को यह अनुरोध किया है कि उन्हें जो क्रिश्चियन और दलित हैं, जो क्रिश्चियन डिप्रेस्ड क्लास हैं, उन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाए, ताकि केंद्र की सरकार की नौकरियां हो या अन्य राज्य सरकार की नौकरियां, वहाँ पे जो है उनको इसका लाभ मिल सके। चलिए, अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन लास्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को रामसर साइट को संरक्षित करने में सफल होने के कारण भारत के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने जुर्माना लगा दिया है? Which of the following state has been fined by NGT not to protect रामसर साइट्स? A केरल, B पश्चिम बंगाल, C पंजाब और D हरियाणा। यहाँ पे 4 विकल्प है। देखो, मैं बताना चाहूंगा कि जो वेटलैंड्स हैं, जहाँ पे जो दलदल भूमि होती है, झील के आसपास के, नदी के आसपास, वहाँ पे कई विविध प्रकार के फ्लोरा और फाउना, कई विविध प्रकार के जीव जंतु जो है वहाँ पर पनपते हैं, और वे वहाँ के इकोसिस्टम के लिए, वहाँ का जो जैव तंत्र है उसके लिए बड़े उपयोगी होते हैं। तो 1972 में ईरान के रामसर में एक बैठक हुई थी, और उस बैठक में 2 फरवरी को बैठक हुआ था, और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दुनिया में इस प्रकार के जो वेटलैंड्स हैं उसकी पहचान की जाएगी और उसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा। उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कुछ धन उपलब्ध कराए जाते हैं आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से, और साथ ही साथ यह उस राज्य की जिम्मेदारी होती है कि वह उसको क्या करे, वो उसकी देखभाल करे। तो अभी मैं बताना चाहूंगा कि अभी भारत की एनजीटी ने, भारत का जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, भारत का जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, उसने क्या किया, उसने भारत के एक राज्य के ऊपर 10 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। और जुर्माना इसलिए लगाया गया कि उसने जो रामसर साइट्स है, भारत के, मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया में अगर बात करोगे तो दुनिया में इस समय 2471 रामसर साइट को पहचाना गया है। भारत की बात करेंगे तो भारत में रामसर साइटों की जो संख्या है वो 75 या 75 है। सबसे पहले की बात करेंगे तो सबसे पहला रामसर साइट जिसकी पहचान की गई थी वह जो है वो आपके 2 हैं। पहला चिल्का झील है उड़ीसा का, और दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय, जो आपका राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का, उसको, इन दोनों को जो है पहली बार भारत में रामसर साइट के रूप में इनको चिन्हित किया गया था। मैं बताना चाहूंगा कि भारत की बात करोगे तो इस समय कुल मिलाकर के 75 रामसर साइट्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम लोग दुनिया की बात करें तो दुनिया में कितने रामसर जो है, दुनिया में जो है वह पहला जो है वह रामसर जो साइट है, वो पहला रामसर साइट जो है वो कहाँ का है, तो मैं आपको बता दूं कि यह जो है, यह पहला रामसर साइट जो है
1974 में इसको चिन्हित किया गया था और यह ऑस्ट्रेलिया का एक पेनिनसुला है, उस पेनिनसुला को यहाँ पर चिन्हित करने का कार्य किया गया था। तो रामसर साइट को प्रोटेक्ट नहीं करने कारण से केरल के जो तीन रामसर साइट हैं उसमें से दो की स्थिति बहुत खराब हो गई। दो की स्थिति जो है वो बहुत खराब हो गई। एक तो आपका जो वेम्बनाड झील है, उस वेम्बनाड झील के आसपास में जो दलदली क्षेत्र है, उस दलदली क्षेत्र में बहुत अधिक मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ की स्थिति खराब हो गई। और दूसरा जो है आपका अष्टामुदी झील है, अष्टामुदी लेक। तो ये आपका हो गया कौन सा रामसर साइट, तो केरल के दो रामसर साइट्स कौन कौन से, तो पहला हो गया वेम्बनाड झील या वेम्बनाड लेक और दूसरा हो गया अष्टामुदी झील। इन दोनों में जो पोल्यूशन है, इन दोनों में जो पोल्यूशन का लेवल है, जो प्रदूषण का स्तर है, इस प्रदूषण के स्तर को देखते हुए भारत के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने यह कहा कि रामसर साइट है और उसके लिए आपको फंड मिला और आपने क्या किया, आपने इसकी रक्षा करने में असफल हो गए, इसलिए आपको 10 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई जाती है। केरल राज्य को यहाँ पे 10 करोड़ की पेनाल्टी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा लगा दिया गया है। चूंकि समय जो है वो समाप्ति की ओर हो गया, मैं जाते जाते आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा, देखिए इट इज अप टू यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर डेमोक्रेसी। आपको यह निर्णय लेना पड़ेगा कि आप लोकतंत्र से आप क्या चाहते हो। और इसके लिए मैं सीधा ये कहना चाहता हूं कि रोशन करने वाले चिरागों को तूफानों से बचाया जाना चाहिए और कश्मीर की वादियों में संगीन नहीं फिर से केसर उगाया जाना चाहिए। बहुत बिक चुके हैं बारूद इस धरती पर, अब अमन की हिफाजत होनी चाहिए। और मैं आज की क्लास जो है, आपका समय बहुत कीमती है, कभी इस कविता को मैं पूरा सुना दूंगा आपको। आपका समय बहुत कीमती है, इसमें समय को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास हम लोग एक प्रार्थना के साथ में यहीं पर खत्म करेंगे। तो आइए अपने नेत्रों को बंद करें, आप मेरे साथ हाथ जोड़ें। हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षे मामृतात्। हरि ओम। Thank you everyone. Thank you so much.